नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है प्राण, इंसान, जिसे बनाया ईश्वर ने। लेकिन सबसे अविश्वसनीय और अकल्पनीय वो चीजें भी हैं जो युद्ध में विध्वंस के लिए बनाई जाती हैं, विनाश के लिए बनाई जाती हैं। और आज हम आपको ऐसी ही अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय हथियारों से रूबरू कराने वाले हैं। कुछ जो इंसान के बचाव के लिए बने हैं, कुछ केवल विनाश के लिए। The Navy is gone, the Air Force is gone, the anti-aircraft equipment that they have, the radar they have is all gone, everything's gone. डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त अमेरिका की ताकत पर इतरा रहे थे, बता रहे थे कि उन्होंने ईरान की ताकत को मिट्टी में मिला दिया है। इसके कुछ घंटे बाद ईरान ने इजराइल पर आज तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। इजराइल के डिमोना शहर को ईरान ने ऐसे खौफ में डुबोया जिसका असर काफी दिनों तक रहेगा। यह हमला उस वक्त हुआ है जब कुछ घंटे पहले ही इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु सेंटर पर हमला किया था। यानी ये जैसे का तैसा है। ईरान ये हमला करके बता रहा है कि इजराइल और अमेरिका जिस तरीके का हमला करेंगे, ईरान का पलटवार भी उसी तरीके का होगा, भले ही अमेरिका और इजराइल चाहे कुछ दावा करें। सवाल यह है कि अगर ईरान की मिसाइलें अमेरिका इजराइल के हमलों में खत्म हो चुकी है, तो फिर वो इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट वाला शहर डिमोना उसकी मिसाइलों की जद में कैसे आ गया। नतांज न्यूक्लियर साइट पर इजरायली हमलों के बाद ईरान ने अपने हमलों से हर किसी को चौंका दिया है। इजराइल के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ईरान की मिसाइलें डिमोना शहर में आग बरसाएंगी। शनिवार रात ईरान ने इजराइल पर अभी तक का सबसे भयानक मिसाइल हमला करके बता दिया कि ऐसे हथियार इस्तेमाल होने बाकी हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने अब तक किसी भी कॉम्बैट में जो इस्तेमाल नहीं हुआ सेजिल मिसाइल, उसका इस्तेमाल इस युद्ध में शुरू किया है, जिसको डिटेक्ट कर पाना लगभग असंभव होता है दुश्मन के लिए। और वो जब भेजते हैं किसी एरिया को तो बचने का मौका नहीं देते हैं। सेजिल मिसाइलों का इस्तेमाल वाकई ईरान की तरफ से अगर दावा किया जाता है तो उसमें इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर खड़ी हो सकती है। इजराइल और अमेरिका ने सोचा कि 2-3 हफ्तों में ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ईरान अपनी मर्जी से इजराइल पर हमले कर रहा है। ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे हैं। इजराइल के डिमोना शहर पर बरसी हर ईरानी मिसाइल बताती है कि ईरान की ताकत खत्म नहीं हुई है, वरना इजराइल में ईरान की मिसाइलें ऐसे ना गिरती। ईरान के भयानक होने के पीछे 2 वजह हो सकती हैं। पहली, ईरान ने शायद नई तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया है जिसे रोकने में इजराइल डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे हैं। दूसरा, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम 3 हफ्तों की लड़ाई के बाद अब वाकई नाकाम हो गए हैं, क्योंकि पहले अगर 10 मिसाइलों की बैराज में 1 या 2 मिसाइलें गिरती थी तो अब उससे ज्यादा मिसाइलें गिर रही हैं, जिसने इजराइल को भी असुरक्षित कर दिया है। डिमोना शहर में एक घर की तबाही देखिए। इजराइल का नागरिक ईरान की मिसाइल से मची तबाही के बारे में बता ही रहा था कि तभी सायरन बजने लगे और मिसाइल गिरने से सब कुछ टहल गया। जंग को 3 हफ्ते हो चुके हैं और ईरान अपने ऊपर होने वाले हर हमले का खौफनाक जवाब दे रहा है, जिससे डिमोना में ईरान ने पहली बार हमला किया है। यह हमला उस वक्त हुआ है जब कुछ घंटे पहले ही इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु सेंटर पर हमला किया था। शनिवार रात इजराइल के अराद में रिहायशी इमारतों के बीच एक ईरानी मिसाइल फटने से भारी नुकसान हुआ। इजराइल के डिमोना, अराद और तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों से मची तबाही बताती है कि ईरान अब ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जिन्हें रोकने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की ढाल भी नाकाम हो रही है, जबकि इजराइल का दावा कुछ और है। नेतन्याहू के कहने के बाद ईरान ने इजराइल के डिमोना शहर को दहला करके ये बताया है कि उसे कमजोर समझना भूल होगी, क्योंकि डिमोना इजराइल का परमाणु शहर है। डिमोना दक्षिणी इजराइल का एक शहर है जहां देश के मुख्य परमाणु केंद्र है, जहां माना जाता है कि अघोषित परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए प्लूटोनियम का उत्पादन होता है। बड़ी बात यह है कि डिमोना शहर पर हमले से एक दिन पहले ही इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को हवा में ही तबाह करते दिखे थे, लेकिन ईरान के नतांज पर हमले के बाद यही एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे। देखिए, स्ट्रेटेजी तो कोई चेंज नहीं की है। उन्होंने बस एक ही काम किया है ईरान ने कि ICBMs बनाई हैं लॉन्ग रेंज, और यहाँ तो इन्होंने SRBMs और मीडियम रेंज इनकी जो मिसाइल्स है जो इजराइल के खिलाफ है, उसमें इन्होंने क्लस्टर बॉम्ब्स भी लगा दिए हैं तकरीबन 10-12, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो अपना कोर्स भी चेंज कर लेती हैं, जिनको वो डांसिंग मिसाइल्स भी बोलते हैं।
तो उनकी स्ट्रेटेजी ये जरूर चेंज हुई है, लेकिन एक चीज हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी वॉरफेयर में कोई भी नेशन, चाहे वो आयरन डोम सिस्टम हो या एरो मिसाइल्स वगैरह हो, एयर डिफेंस की जो भी मिसाइल हैं या डेविड स्लिंग, कोई भी मिसाइल एयर डिफेंस कवर 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। ईरान भले ही अकेला हो, लेकिन उसने दिखा दिया है कि उसकी तैयारी कम नहीं है। इसलिए ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों का जैसे को तैसे वाले अंदाज में जवाब दे पा रहा है। इजराइल के एयर डिफेंस को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि यहाँ के आसमानों को कोई भेद नहीं सकता। यहाँ का जो सुरक्षा कवच है वो अभेद है, लेकिन इसे भेदा क्लस्टर बॉम्ब्स ने। किस तरीके से वो मिसाइलें आती हैं, उन पर प्रहार के बावजूद उन क्लस्टर बमों की बौछार कर देती हैं। ये एक बेहद घातक हथियार है, इतना घातक कि इसे वैध तक नहीं माना जाता। ईरान ने इजराइल पर 1 घंटे में 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करा दिया। शनिवार से इजराइल पर ईरान ने हमलों की बौछार कर दी थी। बीती रात ईरान ने इजराइल के डिमोना और अराद शहर पर हमले को जिस तरीके से दहलाया, उससे लगता नहीं कि ईरान झुकने वाला है। ईरान की मिसाइलें इजराइल में लोगों को अंदर तक हिला रही हैं। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिल रहा। इजराइल में हमलों की ये तस्वीर देखिए, जिसमें एक बुजुर्ग महिला हमले के बाद बंकर तक नहीं जा पाती। उससे पहले ही ईरान के कई हमले हो जाते हैं। ईरान ने कहा था कि वो आने वाले दिनों में इस युद्ध के दौरान अपने हथियारों से अमेरिका और इजराइल को सरप्राइज देगा, तो कहीं ना कहीं उस दिशा में ये युद्ध दिखता जा रहा है, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं कि इस युद्ध को अब समेटने का समय आ गया है, वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये लंबा युद्ध है, इसको अंजाम तक पहुंचाने में काफ़ी समय लगेगा। उस बीच ईरान की तरफ से भी जो उस पर हो रहे हमलों में उसकी जवाबी कार्रवाई हो रही है, वो भी कहीं न कहीं अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू को भी चौंका रही है। लेकिन ईरान को लेकर अब तक ये माना जाता है कि उसके पास उत्तर कोरिया जैसी लंबी दूरी की मिसाइल नहीं थी, जो अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस हो। उत्तर कोरिया भी इन्हीं मिसाइलों की वजह से अमेरिका की आंखों में आंख डालकर उसे देखता है, लेकिन ईरान को लेकर ऐसा नहीं माना जाता था। लेकिन अब इसे लेकर सोच बदल सकती है, क्योंकि एक अकेला ईरान पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों से लेकर इजराइल को ही नहीं दहला रहा। अब उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के एक ऐसे द्वीप को चुना, जिससे ईरान को लेकर अमेरिका से इजराइल तक खतरे की घंटी बजा दी है। डियागो ग्रासिया अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के बीच महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के चौराहे पर स्थित वो सैन्य ठिकाना है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से करीब है। डियागो ग्रासिया ब्रिटेन का सैन्य अड्डा है, जिसे अमेरिका भी इस्तेमाल करता है, जहां से उसकी वायुसेना और नौसेना दोनों की मौजूदगी है। अभी तक माना जाता है कि ईरान के पास इस सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मिसाइल नहीं थी, लेकिन ईरान ने युद्ध के 22वें दिन यह भ्रम तोड़ दिया। डियागो ग्रासिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर ईरान ने अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक को साफ बता दिया है कि उसकी पहुंच से कोई भी सुरक्षित नहीं है
उसके पास अमेरिका की सोच से भी ज्यादा रेंज वाली एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल है, जबकि वो इस क्षमता को लेकर मना करता रहा है। लेकिन डियागो ग्रासिया पर हमले ने ईरान को लेकर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ये सैन्य ठिकाना ईरान से करीब 4000 किलोमीटर की दूर पर स्थित है और माना जाता है कि यह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की पहुंच से बाहर था। लेकिन ईरान ने इस पर 2 मिसाइलें दागी। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों मिसाइलों में से एक कथित तौर पर उड़ान के दौरान ही फेल हो गई, जबकि दूसरी मिसाइल को बेअसर करने के लिए अमेरिकी सेना ने SM-3 इंटरसेप्ट का इस्तेमाल किया। मैसेजिंग साफ जाती है यूरोप को कि वो लड़ाई में शामिल ना हो, और अगर लड़ाई में शामिल होंगे तो उनको ये भी पता है कि इनके पास ICBM या IRBM मिसाइल्स हैं। और दूसरा इम्प्लीकेशन ये है इसका कि जिस प्रकार इन्होंने ICBMs बना ली हैं, तो हो सकता है कि पॉसिबल है कि कुछ मिसाइल्स न्यूक्लियर टिप्ड भी हो सकती हैं, क्योंकि वो भी एक इनके स्टोर में हो सकता है। और पूरे विश्व को पता है कि ईरान के पास 60% एनरिच्ड प्रोग्राम तो था, जो IAEA की रिपोर्ट भी है। जंग शुरू होने के बाद ईरान की ड्रोन पावर को सबने सराहा। शाहिद ड्रोन ने इजराइल से लेकर पश्चिमी एशिया के अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक उड़ा दिया। ईरान को जब इजराइल में मिसाइलों से हमला करके ज्यादा कामयाबी नहीं दिखी, तो उसकी तरफ से क्लस्टर बम का इस्तेमाल भी किया गया। ये दिखाया गया कि इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके पास अलग अलग तरीके के हथियार मौजूद हैं। जो उन्होंने मिरर अटैक किया है आपके दिमोना पर और रात पे, ये मेरे समझ में बहुत ही घातक है, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित स्थान है इजराइल में। आप बताइए, वहां पर थर्ड सिस्टम भी लगा हुआ है, वहां पर आपका जो है एरो 2 एरो 3 भी है, वहां पर डेविड स्लिंग भी है, वहां पर आयरन डोम भी है, वहां पर आयरन बीम भी है। वहां हर तरह की सुरक्षा का प्रबंध है, क्योंकि वो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। इसके बावजूद वो उसको पेनिट्रेट कर सके और प्रिसिशन भी रहा इतना। उनकी CP जो हम बोलते हैं सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, वो ज्यादा है, लेकिन फिर भी उस एरिया में उस जगह पहुंच के उन्होंने बहुत नुकसान किया। बहुत चिंता का विषय है, इजराइल के लिए सोच का विषय है। अब तक की जंग में इजराइल ने दिखा दिया कि उसे रोकने के लिए अमेरिका को पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। तब भी बहरीन में उसके ठिकानों को बचाने के लिए अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल सिस्टम की तस्वीरें दिखाई दी गई, जो जंग शुरू होने के पहले 10 दिन में ही दागनी पड़ी थी। लेकिन अब ईरान डियागो ग्रासिया तक पहुंच चुका है और सवाल यह है कि ईरान इन सैन्य ठिकानों को निशाने पर लेकर क्या दिखाना चाहता है। क्या इसका मतलब अमेरिका को झूठा साबित करना है, जो हर रोज ईरान की सैन्य क्षमता और उसके ठिकानों को तबाह करने की तस्वीरें दुनिया के सामने पेश करता रहता है। सवाल यह है कि क्या डियागो ग्रासिया पर हमला करके ईरान ब्रिटेन को धमकी दे रहा है कि जंग की आग उसके दरवाजे तक पहुंच सकती है। डियागो ग्रासिया पर हमले के बाद ईरान की मिसाइलें भी जद में अब पूरा यूरोप आ चुका है। वो यूनाइटेड किंगडम भी, जिसने डियागो ग्रासिया का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को हामी भर दी थी। 4000 किलोमीटर दूर तक हमला करके ईरान ने बता दिया है कि अगर अमेरिका ने डियागो ग्रासिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर घुसने की कोशिश की, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। ईरान का संकेत साफ है कि अगर हॉर्मुज की तरफ अमेरिका युद्धपोत बढ़े, तो उन्हें डुबा दिया जाएगा। अगर अमेरिका जल्द ही इस युद्ध को खत्म नहीं कर पाया, तो उसकी अपनी सेना के कमजोर होने की गुंजाइश बन रही है, उसकी अपनी सेना के कमजोर होने के आसार बन रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात सामने आई है, देखिए। अमेरिका का F-35 एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि दुनिया भर में अमेरिकी वर्चस्व का सबूत है। फिलहाल अमेरिका के पास लगभग 450 से 500 F-35 जेट मौजूद है। F-35 को दुनिया का सबसे महंगा हथियार प्रोग्राम माना जाता है, जिसकी कुल लागत करीब 180 लाख करोड़ से ज्यादा मानी जाती है। इसीलिए जब ईरान की तरफ से F-35 को गिराने का दावा हुआ,
तो दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ चौंक गए। अब तक दुनिया मानती थी F-35 लगभग अजेय है, लेकिन ईरान ने इस धारणा पर सवालिया निशान लगा दिया है। F-35 के इतिहास में 19 मार्च की तारीख हमेशा याद रखी जाएगी, जब ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने स्वदेशी मजीद एयर डिफेंस सिस्टम से इसे मार गिराने का दावा किया। F-35 फाइटर जेट को करीब 2 दशकों से अमेरिकी सैन्य ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता रहा है, जो दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। लेकिन ईरान का दावा है कि उसने अदृश्य माने जाने वाले जेट की कमजोरी पकड़ ली है और उसे एक मिसाइल से ढेर कर दिया। मजीद डिफेंस सिस्टम ने F-35 से निकली इंफ्रारेड यानी गर्मी को पकड़कर उसे निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि F-35 भले ही रडार से बचने में सक्षम हो, लेकिन उसके इंजन से निकलने वाली गर्मी को पूरी तरह छिपाया नहीं जा सकता। अमेरिकी मीडिया ने जिस तरह से ईरान के हमलों की वजह से F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग की बात कबूली, उससे ईरान के दावों को दम मिला। ईरानी मीडिया के मुताबिक पहले यह माना जा रहा था कि F-35 को गिराने में तलाश एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मजीद शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ने ही F-35 को गिराया है। मजीद डिफेंस सिस्टम रडार की बजाय इंफ्रारेड तकनीक पर काम करता है। ऐसे में F-35 के अंदर जो सेंसर और चेतावनी सिस्टम लगे होते हैं, वो इस खतरे को आसानी से पहचान नहीं पाते। F-35 के पास जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं, वो आमतौर पर दुश्मन के रडार सिग्नल को जाम कर देते हैं, लेकिन यहाँ ये पूरी तरह बेकार साबित हुए। ईरान की ओर से जारी वीडियो के मुताबिक इस हमले में सिर्फ एक मिसाइल ही काफी रही। इससे ये दिखाने की कोशिश की गई कि सिस्टम कितना सटीक है और F-35 की गर्मी वाली कमजोरी कितनी बड़ी है। मजीद एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने 2021 में पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखाया था। इसे खास तौर पर नजदीकी दूरी की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये रडार पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करता है। इसी वजह से ऐसे विमान जो रडार से बचने के लिए डिजाइन किए गए हैं, वो भी इसकी रेंज से बच नहीं पाते। मजीद सिस्टम आमतौर पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट को पकड़ने के लिए बनाया गया है। इसके मार करने की दूरी करीब 700 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसी वजह से ये उन हालात में ज्यादा कारगर होता है जहां दुश्मन के विमान या ड्रोन को किसी खास इलाके के ऊपर आना पड़ता है। इसे पॉइंट डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, यानी ये एयरबेस, सैन्य ठिकानों, रडार स्टेशन या किसी महत्वपूर्ण इमारत जैसी जगहों की सीधी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। यह सिस्टम आमतौर पर मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है, यानी इसे जरूरत के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। इससे दुश्मन के लिए इसके सही लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इंडिविजुअल पायलट के ऊपर निर्भर है, उसने स्टेल्थ मेजर्स को नहीं फॉलो किया होगा। कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ बेसिक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, और ये जो मिसाइल है जिससे इनको टारगेट किया गया है, माजिद मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल, एयर डिफेंस मिसाइल, तो यूएस ने और इजराइल ने तो हमेशा स्टेटमेंट दिया कि उनके पास पूरी एयर सुप्रीमेसी है, लेकिन लगता नहीं है एयर सुप्रीमेसी है, क्योंकि अभी भी अगर शॉर्ट रेंज इनके एयर डिफेंस मिसाइल्स कामयाब हैं तो जाहिर है, देखिए ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई होती है। टेक्नोलॉजी की लड़ाई में ह्यूमन फैक्टर भी आता है, और उसमें ह्यूमन फैक्टर और कई बार टेक्निकल कुछ इश्यू भी हो सकता है, जिसकी वजह से F-35 जहाज हिट हो गया है। F-35 को लेकर ईरान का दावा ये भी बताता है कि उसने अमेरिका के इस अजेय लड़ाकू विमान को लेकर पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसके खिलाफ क्या करना है पहले से तय था। दावा है कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने पहला हमला शुरू किया, तब ईरान ने जानबूझकर उसने अपनी रडार सिस्टम को बंद कर दिया और उन्हें सुरक्षित जगहों पर छिपा दिया। उनकी जगह नकली रडार सिस्टम लगा दिए गए। अमेरिका और इजराइल के ड्रोन जो कैमरा और इंफ्रारेड सेंसर से नुकसान का आकलन करते हैं, उन्हें लगा कि उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। इन नकली ठिकानों के नष्ट होने और असली रडार के बंद रहने से अमेरिका और इजराइल को यह भरोसा हो गया कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है। इसी आधार पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड और इजरायली वायुसेना ने यह मान लिया कि अब उन्हें बढ़त मिल गई है। यहाँ तक कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने 19 मार्च की सुबह दावा भी किया कि ईरान की हवाई सुरक्षा को खत्म कर दिया गया है।
लेकिन यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस भरोसे में आकर अमेरिका और इजराइल ने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट जैसे F-35 को ईरान के अंदर गहराई तक भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद दावा है कि ईरान ने असली रडार सिस्टम स्टार्ट की। जैसे ही F-35 उस इलाके में पहुंचा, उसे कोई कमजोर या बंद पड़ा डिफेंस सिस्टम नहीं मिला, बल्कि उसे पूरी तरह तैयार और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम का सामना करना पड़ा, जो पहले से ही उसी मौके का इंतजार कर रहा था, और F-35 हमले का शिकार हो गया। अमेरिका के लिए F-35 पर हमला होना बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर ईरान उसके सबसे आधुनिक हथियार को निशाना बना सकता है, तो फिर रूस और चीन के पास इससे भी आगे की तैयारी होगी। ईरान भी इस युद्ध की अहम जानकारियों और सबक को अपने दोस्त रूस चीन से साझा करेगा, जो भविष्य में अमेरिका के खिलाफ इन दोनों महाशक्तियों की तैयारी को पुख्ता करेंगे। तो इजराइल पर कितना असर पड़ रहा है? ईरान की तरफ से आते हुए बमों से इजराइल को कितना खतरा महसूस हो रहा है इस समय? क्या क्लस्टर बमों को से निपटने के लिए इजराइल के पास कोई रणनीति है? इजराइल की एयर डिफेंस कितनी इस समय कारगर है? ईरान की मिसाइलें कितना नुकसान पहुंचा रही है? इन सभी सवालों को मैंने सामने रखा आईडीएफ के लेफ्टिनेंट बेन कोहेन के। ईरान ने मिसाइल वॉर की नई लहर चला दी। लेकिन क्या ईरान की 10 में से 1 मिसाइल ही हमले में पास हो पा रही? क्या इजराइल पर हमले में फेल होते ईरान ने युद्ध की नई रणनीति बनाई है? क्या ईरान की सबसे बड़ी ताकत ही इजराइल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है? महायुद्ध के बीच इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इजराइल से ही रिपोर्ट करती श्वेता सिंह सीधे इजरायली सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट बेन कोहेन से पूछ कर देने जा रही हैं। इसलिए सबसे पहले देखिए, ईरान ने जब युद्ध में नया हमला किया तो किसे निशाना बनाने का दावा किया। ईरान कहता है कि कुवैत में अमेरिकी बेस पर अटैक किया जा रहा है। ईरान कहता है कि अल वफा बेस पर हमला किया गया है। ईरान कहता है कि उसने इजराइल से जुड़े रडार और एयर डिफेंस साइट पर अटैक किया। सवाल है कि फिर ईरान की रणनीति क्या है, क्योंकि ईरान के निशाने पर इजराइल है, खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस है, खाड़ी देश की तेल गैस रिफाइनरी है और होर्मुज में अमेरिका इजराइल से जुड़े जहाज रहे हैं। ऐसे युद्ध में आगे ईरान के कौन से हथियार सामने आ सकते हैं, कौन सी नई रणनीति हो सकती है? इजराइल में श्वेता सिंह ने इसका जवाब डिफेंस फोर्स के लेफ्टिनेंट बेन कोहेन से लिया है। ये जो युद्ध चल रहा है, इसमें जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है, हमारे साथ आईडीएफ के लेफ्टिनेंट बेन कोहेन इस समय जुड़ रहे हैं। What do you make of the targets that Iran is trying to attack? Well, look, the Iranian terrorist regime is just that, a terrorist regime. देखिए, ईरानी आतंकवादी शासन बस एक आतंकवादी शासन है और वे नागरिक ठिकानों पर हमला करना चाहते हैं। यही उनका तरीका है। वैसे ये सिर्फ एक संदेश नहीं है जो मैं जोर से कह रहा हूँ, ये पर्दे के पीछे की ठोस खुफिया जानकारी है जो हमारे पास है। वो बंद दरवाजों के पीछे बैठकर अपने फैसले लेते हैं कि कैसे कार्रवाई करनी है। वो नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं और वे ऐसा हर जगह कर रहे हैं, न केवल इजराइल में बल्कि पूरे मध्य पूर्व में। लेकिन ईरान जब अपनी बड़ी बड़ी मिसाइलें सीधे इजराइल पर दागने का वीडियो जारी करता है तो नैरेटिव ये नजर आता है कि मानो ईरान ने बहुत बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया। लेकिन क्या ये पूरा सच नहीं? क्या इजराइल के खिलाफ दागी जा रही मिसाइल आसमान में ही डिफेंस सिस्टम के हाथों ध्वस्त हो जाती हैं? इसीलिए युद्ध में ईरान मिसाइल के साथ क्लस्टर बम लगाकर हमला कर रहा है। Would you say for sure that it is basically the cluster bombs that they are relying on? So a lot of what they're firing is cluster bombs. वो जो जिससे भी हमला कर रहे हैं उनमें से बहुत कुछ क्लस्टर बम है। ये वास्तव में एक युद्ध अपराध है। वे ऐसे क्लस्टर बम दाग रहे हैं जो फट जाते हैं। ये एक मिसाइल है जिसका वॉरहेड हवा में लगभग 7 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 15 या 20 छोटे बमों में टूट जाता है और फिर ये छोटे बम नागरिक क्षेत्रों में फैल जाते हैं। वे जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि वे इन छोटे बमों से दहशत फैलाना चाहते हैं। वे नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाना चाहते हैं और इससे इजराइल के अंदर नागरिक मारे गए हैं। इजराइल के लेफ्टिनेंट जो बातें कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि इजराइल में 2 तरह का नुकसान हमले में 21 दिन के भीतर नजर आया है। एक नुकसान दिखता है जहां क्लस्टर बम गिरने से
अपार्टमेंट्स के भीतर नुकसान हुआ। ये बिल्डिंग का केवल एक हिस्सा है जहां ये क्षति हुई दिखती है। दूसरा, इस तरह का गड्ढा दिखता है जिसकी वजह किसी ईरानी मिसाइल को नष्ट करने के बाद उसका मलबा गिरने से बताया जाता है। आसमान में जो आतिशबाजी की तरह या कहें कि दिवाली का अनार फूटने जैसी रोशनी की तरह जो आपको विस्फोटक नजर आता है, ये वो क्लस्टर बम है जिसे मिसाइल में लगाकर ईरान छोड़ता है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने इजराइल पर 350 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि शुरुआत में रोजाना दागी जाने वाली मिसाइलों की संख्या ज्यादा रही, लेकिन इजरायली अधिकारी दावा करते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हमले वाली 90% से ज्यादा मिसाइलों को रोक दिया है। रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि केवल 17 से 30 मिसाइल ही इजराइल में अपने टारगेट तक पहुंचाने में ईरान कामयाब हो पाया। यानी जब ईरान लगातार अपनी खुर्रम शहर, सेजिल, कद्र, फतह जैसी बड़ी बड़ी मिसाइलें हमले में इस्तेमाल करके भी इजराइल को बड़ा नुकसान नहीं कर पाया, तो वो क्लस्टर बम के सहारे लड़ने लगा। We've been saying that there are a lot of cluster bombs have actually hit their targets, not much of a damage here. But is there a change in tactic or something about the air defense that is being done by the IDF? Well, look, the IDF values civilian lives. IDF नागरिकों के जीवन को महत्व देता है और हमारे पास अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है। इसकी शुरुआत ईरानी क्षेत्र से होती है, जहां हम इस पूरे अभियान ऑपरेशन रोरिंग लायन के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर व्यवस्थित रूप से हमले कर रहे हैं। हम उनके गोदामों, उनके विनिर्माण स्थलों और उनके बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों और ऑपरेटर्स को निशाना बना रहे हैं। जब वे हम पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की कोशिश करते हैं तो यह पहला कदम है। दो मोर्चों पर इस समय इजराइल की लड़ाई चल रही है। एक मोर्चे पर उसे लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ना है, दूसरी तरफ उसे ईरान से लड़ना है। हिजबुल्लाह की तरफ से आते हैं रॉकेट्स, ईरान की तरफ से आती हैं मिसाइलें। इस सब के बीच क्या है इजराइल की और जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है उसकी रणनीति देखिए। The second step is our multi-layered aerial defense system. We have दूसरा कदम है हमारी बहुस्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली। हमारे पास विभिन्न प्रकार के खतरों से निपटने के कई तरीके हैं और हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं ताकि उनकी मिसाइलें, रॉकेट और यूएवी इजरायली क्षेत्र तक न पहुंच सकें। एक बार जब वे यहां पहुंच जाते हैं तो हमारे पास एक घरेलू मोर्चा कमान है। आईडीएफ की एक बहुत ही अनूठी बात यह है कि हमारे पास एक घरेलू मोर्चा कमान है जिसका प्राथमिक लक्ष्य हमारे नागरिकों की रक्षा करना, उन्हें खतरे से बाहर निकलने के उचित निर्देश देना, उचित समय पर बम शेल्टर में जाने के निर्देश देना है ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। तो आप जानते हैं कि हमारे पास वह बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है। इसने अब तक काफी अच्छा काम किया है, लेकिन जाहिर है कई नागरिकों की जान गई है। ये एक त्रासदी है। हम हर नागरिक की जान को त्रासदी मानते हैं और इसे कम से कम करने की पूरी कोशिश करते हैं। So when Iran says that wait for us, there is a bigger ballistic missile coming, a lethal bomb coming, the IDF is ready to tackle all of that. Look, if you asked any Israeli civilian, over many years. तो देखिए, अगर आप किसी भी इजरायली नागरिक से पूछेंगे तो आप जानते हैं कई सालों से हम ईरानी आतंकवादी शासन और इजराइल को नष्ट करने की उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने के उनके विभिन्न तरीकों और उनके द्वारा बताए गए सभी हथियारों के बारे में बात करते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ईरानी शासन ने कभी सोचा होगा कि हमारी उपलब्धियां इतनी ऊंची होंगी और उनकी उपलब्धियां इतनी कम। क्लस्टर बमों का उनका इस्तेमाल, जैसा कि हम देखते हैं, किसी तरह का प्रभाव पैदा करने का उनका सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर प्रभाव पैदा करने में सफल नहीं हो रहे हैं। इसीलिए वे यह युद्ध अपराध करते हैं। वे क्लस्टर बम दागते हैं। वे चाहते हैं कि यह नागरिक क्षेत्रों में फैल जाए, क्योंकि यही उनके लिए कुछ करने का सबसे अच्छा मौका है। What about Hezbollah? There was an intensified threat that they'll be firing more rockets towards the north.
So Hezbollah, it's important to say, is an Iranian proxy. All right, ये बताना जरूरी है कि हिजबुल्लाह ईरान का एक प्रॉक्सी संगठन है। पिछले 1 साल में ही ईरान ने उन्हें लगभग $1 अरब की फंडिंग दी है और उनका मकसद इजराइल को उसकी सीमाओं से ही नष्ट करना है। हम हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हम उन्हें अपने नागरिकों को निकालने की इजाजत नहीं दे सकते। 8 अक्टूबर 2023 को जब हिजबुल्लाह ने एक अन्य ईरानी प्रॉक्सी संगठन के ऑपरेशन में शामिल होने का फैसला किया था, तब हमने 60,000 से ज्यादा नागरिकों को उनके घरों से निकाला था। अब जब हिजबुल्लाह इस ऑपरेशन के दूसरे दिन ही शामिल होने का फैसला करता है और हम पर गोलीबारी शुरू कर देता है, तो हम समझते हैं कि हम उन्हें उस मोर्चे पर मौजूद रहने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास कई तरह के खतरे हैं जिनमें एंटी टैंक मिसाइलें भी शामिल हैं। एंटी टैंक मिसाइल कई किलोमीटर दूर से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जैसी नहीं होती। आपके पास कुछ ही सेकंड हैं और फिर आपको नीचे उतरना होगा, इसलिए हम उन्हें पीछे हटा रहे हैं। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सीमा पर मौजूद तत्काल खतरे को खत्म कर रहे हैं। कुछ दिन तक हिजबुल्लाह ज्यादा गोलीबारी करता है और कभी कम, लेकिन हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस खतरे को खत्म करने के लिए अपना अभियान जारी रखेंगे। protect our civilians. Thank you so much for talking to us. Thank you. अब ऐसे अविश्वसनीय हथियारों के बारे में बताने की बारी है जहां पर अगर वो गिर जाए तो इंसान भाप बनकर उड़ जाता है। हम बात कर रहे हैं उन हथियारों की जो एक बार गिर जाए तो युद्ध खत्म हो जाए, मानवता खत्म हो जाए। हम बात कर रहे हैं परमाणु बम की। परमाणु मशरूम जो परमाणु विस्फोट के बाद बनता है, धुएं, धूल और रेडियोधर्मी मलबे से विशाल मशरूम के आकार का बादल तबाही का वो निशान है जिससे होने वाली तबाही की कड़वी यादों ने महाशक्तियों को एक हद से आगे जाकर भिड़ने से रोका है। पश्चिमी एशिया में भले ही ईरान इजराइल के पास घोषित तौर पर परमाणु हथियार ना हो, लेकिन दुनिया के इस इलाके में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो परमाणु युद्ध की एक नई शक्ल तो नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये परमाणु युद्ध की शुरुआत तो नहीं है? डिमोना शहर, दक्षिण इजराइल का वो शहर जो इजराइल की प्रमुख परमाणु केंद्र है, इजराइल की अघोषित परमाणु क्षमता का प्रतीक है। इसी तरीके से नतांज ईरान का परमाणु सेंटर है। दुनिया के नक्शे पर मौजूद ये परमाणु ठिकाने हमलों का शिकार हुए हैं, जिससे युद्ध और भीषण हो सकता है। डिमोना शहर में ऐसी तबाही ईरान करेगा, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ईरान ने जिस तरीके से शहर की तस्वीर बदली, उसे नए सिरे से जंग भड़काने से जोड़ा जा रहा है। ईरान ने यह हमला कर बताया है कि अगर नतांज परमाणु केंद्र को दोबारा इजराइल ने निशाना बनाया तो फिर वो डिमोना पर और बड़ा हमला करेगा। सवाल यह है कि अगर हर हमले की तीव्रता बढ़ती गई तो दोनों देश इसी तरीके से परमाणु पथ पर चलते रहे तो फिर अंजाम क्या होगा? नतांज में परमाणु संवर्धन की सुविधा है, जहां यूरेनियम का एनरिचमेंट यानी संवर्धन किया जाता है। इसमें 50 मीटर नीचे सेंट्रीफ्यूजन हॉल बनाए गए हैं, इसलिए सामान्य हवाई हमलों का इस पर असर नहीं होता। ईरान का ये प्लांट लगातार IAEA की निगरानी में है, जो काफी अहम है। इसलिए जब इजराइल ने इस पर हमला किया तो ईरान बौखला गया। इससे पहले बुशैर पर भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ था। बुशैर और नतांज ईरान की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है, इसलिए इन ठिकानों पर उसकी कड़ी निगरानी में, जिससे MQ-9 ड्रोन भी नहीं बचा पाए। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी ड्रोन मार गिराए, जो अपनी सटीक हमलों के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि उनका देश लगातार घातक हवाई हमलों का सामना कर रहा है, इसलिए उससे संयम बरतने की उम्मीद करना बेकार है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिन हमलावरों ने ये संघर्ष शुरू किया, उन्हें पहले अपने हमले रोकने चाहिए। इसके बाद ही तेहरान से किसी तरीके की प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा सकती है। इजराइल की जो जनता है वो एकजुट होकर खड़ी है और उसको पता है उसका सर्वाइवल एट क्वेश्चन है, और अगर सर्वाइवल क्वेश्चन है तो पूरा एकजुट होकर खड़ा हुआ है, पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ है, क्योंकि उसके लिए तो सिर्फ सर्वाइवल ही करना है। और इसीलिए वो चाहे हिजबुल्लाह उसके सामने थ्रेट है या हमास थ्रेट है, और ये जितने भी प्रॉक्सीज हैं, इराकी मिलिशिया, सीरियन मिलिशिया जो वहाँ पर ट्रेन होते थे और जो उनको अटैक करते थे, आपने देखा होगा कि अभी भी इजराइल हर जगह टारगेटिंग कर रहा है हिजबुल्लाह के खिलाफ, सीरिया में भी जहाँ इनके कुछ कैंप्स हैं, और इराकी मिलिशियाज के खिलाफ, और अब तो डायरेक्ट टारगेटिंग ईरान के ऊपर भी हो रही है। ईरान युद्ध अब दुनिया को डराने लगा है, क्योंकि बात अब परमाणु केंद्रों पर
हमले तक पहुंच चुकी है। जिस तरीके से ईरान ने डिमोना की तरह इजराइल के अरात पर तबाही मचाई है, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है, उसे देखते हुए इजराइल बहुत बड़ा पलटवार कर सकता है। नेतन्याहू ने अरात के मेयर से फोन पर बात की और हमलों में घायल हुए नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। दक्षिणी इजराइल के नागरिक क्षेत्रों पर हुए ईरानी मिसाइल हमलों के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के नाम एक संदेश जारी किया है और इस समय को इजराइल के अस्तित्व और भविष्य की लड़ाई का एक चुनौतीपूर्ण पड़ाव बताया है। नेतन्याहू के संदेश के बाद इजराइल में तेहरान में बुनियादी ढांचों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। दोनों ओर से तेज होती जंग और नए ठिकानों पर हमलों ने इस युद्ध पर दिन पर दिन भीषण कर दिया है। अब इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट हमले की जद में आने के बाद महायुद्ध का संकट बढ़ता जा रहा है। चिंता की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तनाव को कम करने की बजाय बढ़ाने में लगे हुए हैं। And you can't give them nuclear weapons. You can give them rifles, you can give them guns, you can't give them nuclear weapons. I think we agree. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी दी है, जिसका जवाब देने के लिए ईरान अरब देशों और इजराइल के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बोल सकता है। ईरान में शहीद रजाई, शहीदी सलीमी और दमावंत पावर प्लांट है, जो ईरान की ऊर्जा के केंद्र है। अगर अमेरिका और इजराइल इनको निशाना बनाता है तो फिर ईरान भी यही करेगा और युद्ध और गहरा होता जाएगा, जो एटमी तबाही तक भी जा सकता है। मतलब युद्ध एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगा जिसे अब कोई भी पक्ष अपने पाले में नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान ने पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से इजराइल के अराद और डिमोना शहर पर हमले किए, जो उसने करीब 1600 किलोमीटर दूर हैं, और ईरान ने सबको हैरान करते हुए डियागो ग्रासिया पर भी निशाना बनाया। उससे ईरान बता रहा है कि अभी उसका सबसे घातक हथियार आना बाकी है। कहा जाता था कि ईरान ने सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए बंदोबस्त किया है और यूरोप और बाकी जो इलाके हैं वो दूर है, लेकिन जैसे ही डियागो ग्रासिया, चाहे दोनों मिसाइल वहां नहीं पहुंच पाई, एक तो हवा में फट गई और दूसरों को इंटरसेप्ट किया गया। मकसद ये कि 4000 किलोमीटर की दूरी पर अगर एक मिसाइल इनकी जा सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेड हुआ है उसकी मदद हुई है। ये युद्ध जितना बढ़ता जा रहा है, सीधे तौर पर इससे इन्वॉल्व देशों में ही संकट नहीं बढ़ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल आर्थिक व्यवस्था के चरमराने का भी बन रहा है। Many years ago, I talked about Iran was a big threat to this country, to this world of ours, and turned out to be I was right. ईरान को लेकर ट्रंप की यही सनक दुनिया को भारी पड़ रही है। ईरान का पड़ोसी हर लिहाज से दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है, फिर भी ट्रंप ईरान को मिटाने पर आमदा है, क्योंकि ईरान ना तो पाकिस्तान की तरह ही जी हजूरी करता है और ना ही पाकिस्तान के पास ईरान की तरह तेल है। Nobody wants to have Iran, or anybody, but nobody wants to have Iran with a nuclear, because these people are crazy. They're absolutely crazy, and they're vicious, violent. I mean, they kill. Think of it. तेल की यही भूख बार बार अमेरिका को खाड़ी में खींच लाती है, लेकिन इस बार तेल पाने के लिए दुनिया की महाशक्ति को लेने के देने पड़ सकते हैं। अमेरिका की किरकिरी को छिपाने के लिए ट्रंप जीत का दावा कर रहे हैं, जिसका असली मकसद ये है कि वो युद्ध में अपना पल्ला झाड़कर अलग होना चाहते हैं, लेकिन ईरान उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहा। खाड़ी में जमीनी हालात बहुत ज्यादा विकराल और घातक हो चुके हैं। लगातार हमले, नई मिसाइलें, सैनिकों की तैनाती और ईरान समर्थित गुटों के साथ बढ़ता हुआ तनाव ये संकेत देता है कि युद्ध अभी खत्म होने से बहुत दूर है। नाटो देशों के युद्ध में शामिल होने से इंकार ने डोनाल्ड ट्रंप के बीच मझधार में छोड़ दिया है। I think NATO's gone down a long way because they haven't. I mean, they should be helping with the Strait. They get much of their energy from the Strait of Hormuz, and if Lindsey Graham said that, and don't forget, he was the big NATO guy for a while, and now he's not. And a lot of senators and congressmen, they were big. They're very upset with the fact that NATO has done nothing. जानकारों का मानना है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में डोनाल्ड ट्रंप अब एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां से साफ नहीं है कि वो कौन सा रास्ता चुनेंगे। एक अकेला ईरान अमेरिका से मुकाबला कर रहा है। इसी का असर है कि ट्रंप की धमकियां बढ़ती जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर तय समय सीमा के भीतर
जल मार्ग पूरी तरीके से बिना किसी खतरे के नहीं खुलता तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला करके उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़ी सुविधा से होगी। ट्रंप जानते हैं कि उनके इस कदम का क्या अंजाम होगा, लेकिन ट्रंप की यह धमकी बताती है कि ईरान अमेरिका के काबू में नहीं आ रहा। ईरानी नेताओं की वो धमकी सच साबित हो रही है, जिसमें वो कह रहे थे कि युद्ध तो शुरू करेगा, खत्म ईरान करेगा। ऐसे में अमेरिका के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। वो पूरी ताकत झोंककर हर द्वीप पर कब्जा कर सकता है, ईरान के तेल केंद्रों पर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सारी की सारी ताकत झोंकनी होगी। और यकीन मानिए, इसके लिए इराक घुटने नहीं टेकेगा। और अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता तो वियतनाम जैसी हार एक्सपर्ट बता रहे हैं। You're in no position to dictate what we're going to feel. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. 28 फरवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को डांटते हुए जो कुछ कहा, उसके शब्द आज उन्हीं पर इस्तेमाल हो रहे हैं। You're in no position to dictate what we're going to feel. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. क्या डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गले की हड्डी बन गया है, जिसे ना उगलते बन रहा है और ना ही निकलते? क्योंकि 14 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ये कहते सुनाए गए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जल्द खुलेगा, लेकिन अगले ही दिन उनके सुर बदल गए। जिन नाटो देशों को ट्रंप ने लताड़ फटकारा था, वो उन्हीं से इसे खोलने की गुहार लगा रहे हैं। We are talking to other countries about working with us on the policing of the strait, and I think we're getting good response. If we do, that's great, and if we don't, that's great. लेकिन जापान जैसे देशों ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि वो सीज़फायर होने पर ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर मदद करेंगे। सवाल ये है कि क्या इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जापान की पीएम को जानबूझकर पर्ल हार्बर की याद दिलाकर शर्मिंदा करने की कोशिश की गई? Who knows better about surprise than Japan? Okay, why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay, you believe in surprise, I think much more so than us, and we had to surprise them, and we did, and because of that surprise, we knocked out the first 2 days. We probably knocked out 50% of what we, and much more than we anticipated doing. So, if I go and tell everybody about it, there's no longer a surprise. एक तरफ अमेरिका अपने सहयोगियों को फटकार रही है, वहीं ईरान के हमलों में एक बात स्पष्ट हो गई है। उसकी स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है, जिसमें इजराइल से ज्यादा खाड़ी देशों पर हमला करना उसका मकसद दिखता है। जंग की शुरुआत से अब तक ईरान ने खाड़ी देशों पर 4,911 मिसाइल ड्रोन दागे हैं, जिसमें 3,792 ड्रोन और 1,119 मिसाइलें शामिल है। वहीं ईरान ने इजराइल पर 880 हवाई हमले किए, इसमें 300 मिसाइलें और 550 ड्रोन शामिल हैं। यानी ईरान के 85% हमले खाड़ी देशों पर हुए हैं। ईरान की कोशिश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल की सप्लाई बाधित करने से लेकर खाड़ी देशों की गैस तेल के ठिकानों पर हमला कर अमेरिका के लिए परेशानी पैदा करना है, क्योंकि वो जानता है कि ये जंग जितनी लंबी चलेगी, अमेरिका और ट्रंप को इसे जल्द से जल्द खत्म करने का दबाव उतना ही बढ़ेगा। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।